हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। त्रियोपिस्तम चल रहा था। त्रियोपिस्तम में आज हमारी ये 4th क्लास है या 3rd है, जो भी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो थे, जैसे बायोमोलिकुल्स के अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे हो चुके थे। उसके बाद आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ से बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से आप क्या समझते हैं। आएगा तो 10 नंबर में आएगा, या 5 नंबर में आएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा पूछेगा तो 5 नंबर के हिसाब से आपको सभी विटामिन वगैरह समझा के आने हैं, लेकिन उस मैटर को बढ़ाना नहीं है आपको किसी भी तरह से। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या बायोमोलिकुल्स के बारे में पूछे आपसे तो बायोमोलिकुल्स में आपको दोनों करके आने हैं, ये दोनों। और अगर 5 में आए तो मैटर कम करके आना है, और 10 में भी अगर आता है दोनों क्वेश्चन कर दोनों पूछ लेता है तो अभी मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सफिशिएंट है। मतलब लिख नहीं पाओगे आप इतना, तो आपको कुछ कुछ टॉपिक हटाने पड़ेंगे। मतलब कि ये है कि विटामिन से इसमें से सोर्स हटा देना। 1-2 सोर्स लिख दिया, बस बात खत्म। एक एक लाइन में सोर्स हटाने हैं। फंक्शन 1-2 लिख दिया। या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, क्वेश्चन का देखते हुए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको वहाँ डिसाइड करना है कि मुझे कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है। वैसे अभी जो पढ़ाया जाएगा मैटर बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं इसके अंदर। एक विटामिन कभी भी पूरा पूछा नहीं जाता है। वैसे 2 नंबर में आएगा तो मैं बता दूंगी कहाँ से क्वेश्चन आएगा, 10 में आएगा तो कैसे करना है, और 5 में आया तो कैसे करना है। पता चल गया आपको। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। विटामिन्स। विटामिन, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। इनकी आवश्यकता जो होती है हमारी बॉडी में कम मात्रा में होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, 2 नंबर का आएगा बस। यहाँ से तो 2 नंबर का आएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की होती है, ट्रिक होती है WBC। यानी कि WBC जानते ही हो, वाइट ब्लड सेल अपनी, उससे ट्रिक बना लेना। वाटर में सोल्यूबल B और C होगा, यानी बी वाला जो ग्रुप है B कॉम्प्लेक्स पूरा आएगा, और विटामिन C आएगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और बाकी जो बच गए वो फैट सोल्यूबल हो गए। फैट सोल्यूबल बोले तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये थे। थोड़ा सा था ये। अब हम विटामिन एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं पूरा। समझाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है इस विटामिन में, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोला जाता है। ठीक है। सोर्स सबके सेम आएंगे। कुछ कुछ है, जैसे विटामिन डी है उसका क्या है तो वो थोड़ा स्पेसिफिक आ जाएगा। तो और विटामिन सी है तो उसका क्या है, थोड़ा सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। तो वो जहाँ जहाँ ध्यान रखने की होगा मैं बता दूंगी, लेकिन सबके सेम से आएंगे, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एनिमल फूड लिखना है, प्लांट फूड, ऐसे कैसा लिखना है सब। ठीक है। सोर्स 2 होते हैं, एक तो एनिमल के द्वारा हमें प्राप्त होता है, एक हमें प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है। तो एनिमल्स के द्वारा हमें एग से द्वारा विटामिन प्राप्त होता है, फिश के द्वारा, मीट के द्वारा, मिल्क के द्वारा प्राप्त होता है। वहीं प्लांट अगर फ्रूट में देखें हम तो हमें लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है और धनिया हुआ, और भी जो लीफी वेजिटेबल्स है इनके थ्रू हमें प्राप्त होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू प्राप्त होता है। ग्रीन और येलो फ्रूट्स होते हैं। और मेनली जो होता है इसका सोर्स जो होता है वो कैरेट होता है। ठीक है। कैरेट क्यों होता है? इसमें क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जो कि आइस का क्या होता है? पिगमेंट होता है, जो कि क्या होता है? डिम लाइट में देखने के लिए क्या होता है? हमें ज़रूरी होता है। यानी अंधेरे के अंदर जो हमें विज़न होता है ना, दिखाई देता है, वो उसी के कारण दिखाई देता है, जो रेटिनॉल जो होता है वो। अब आप नेक्स्ट ईयर जब ENT में पढ़ेंगे ना, तो आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से आई के अंदर जो होता है वो रेटिनॉल किस किस में टूटता है और किस तरह से हमें विज़न दिखता है, हमें चीज़ें दिखाई देती है। वो आप किस में पढ़ोगे? नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे ENT में। तो अभी देखते हैं इसके फंक्शन। ये क्या करता है? विटामिन ए प्रोडक्शन करता है किसका? रेटिनॉल पिगमेंट का। इससे क्या होता है भाई? ये रेटिनॉल पिगमेंट है, ये करता क्या है ऐसा? ये करता है, ये हमें विज़न प्रोवाइड करवाता है किसके अंदर? डिम लाइट में, यानी अंधेरे के अंदर विज़न प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। ग्रोथ करवाता है किसकी? स्केलेटन की मेनली तो, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये तो हो गए इसके फंक्शन। सबके अंदर ये जो चीज़ें ना सेम चलेगी। सोर्स विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, सबका सेम चलेगा। फंक्शन सबका सेम, मतलब टॉप पॉइंट सबके सेम से ही हैं ये। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से हो जाएगा? विटामिन ज़्यादा हो गया तो कौन सा हो जाएगा? टॉक्सिसिटी कैसे होगी? और
विटामिन कम है हमारे शरीर में तो हमें करना क्या है, प्रिवेंशन कैसे करना है, तो वो है। तो अगर विटामिन की कमी हो गई ए की तो जीरोप्थेलेमिया हो जाएगा। किसकी डिजीज़ है? आँखों की डिजीज़ है, जो मेनली विटामिन ए के कारण होती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। सीधी सी बात है, नाइट ब्लाइंडनेस अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। सीधी सी बात है, दिखाई कौन दिलाता है अंधेरे में? रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कम हो गई तो रेटिनॉल कम हो गया, रेटिनॉल कम हो गया तो दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो गई? नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। कंजक्टाइवल सिरोसिस हो जाएगी। क्या होता है ये आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर बताऊंगी यहाँ पे। बिटोट स्पॉट ये हो जाएगा। सब आई की डिजीज़ हैं ये, सब पढ़ लोगे आप नेक्स्ट ईयर, डिटेल में आएगी। एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशन में ये तो थी आँख से रिलेटेड, अदरवाइज़ क्या होगा? ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। वहीं प्रिवेंशन अगर देखते हैं तो करना क्या है भाई, हमारी डिजीज़ हो गई ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई तो हमें करेंगे क्या? अब विटामिन ए से रिच डाइट लेंगे तब सही हो जाएगी, या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली लेनी है 2 दिन के लिए। हर 2 डेज से 2 दिन के लिए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए लेना है हमें। टॉक्सिसिटी हो गई, ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए ले लिया तो क्या होगा? नौजिया होगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा हमें, और लेवर जो होगा वो क्या होगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा। कुछ कुछ याद रख लेना, ज़रूरी नहीं है हर किसी में ज़्यादा याद रहे तुम्हें इतना, मुझे पता है नहीं रह पाएगा, कुछ कुछ याद रख लेना। जैसे विटामिन ए है उसका सीधा रिलेशन आप किसी से मत लगाना, आँख से लगा के जाना, ये याद नहीं रहे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक तो आप लिख के आ सकते हो कि इतना पता है हमें विटामिन ए सीधा आँख पे डिपेंड इफेक्ट करता है, तो आँख की लिखनी है हमें, आइज़ की लिखनी है हमें, ठीक है। फंक्शन है कि हमें आँख के आइज़ पे काम करता है तो मेनली ए की फंक्शन लिखा होगा तो भी सफिशियंट है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और इतना तो ये तो याद रह ही जाएगा। इंटरनेशनल यूनिट वगैरह आगे हम प्रोग्राम में भी पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इंटरनेशनल यूनिट वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती है। हैं ज़्यादा मात्रा में लोगे तो नोज़िया वोमिटिंग इतना तो सबको याद रहता ही है, तो ये करिए आना, क्योंकि इतने सारे विटामिन होंगे ना, आगे हम और पढ़ेंगे विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीका। अब आता बी कॉम्प्लेक्स, सब पढ़ेंगे हम ये। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थियामिन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड या फोलेट बोलते हैं अपन, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे हम अभी, तो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, इजीली याद करना है, मेन मेन याद करके। अब पढ़ते हैं विटामिन B1 यानी कि थियामिन क्या होता है। सोर्स ऑल नेचुरल फूड, जैसे सीरियल्स हुआ, वीट हुआ, पल्स हुए, नट्स हुए, एग हुआ, मीट हुआ, मिल्क हुआ, इन सब के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वहीं तुम ये भी लिख सकते हो लीफी वेजिटेबल्स हुआ, लिखिए आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन अगर देखते हैं तो मेनली ये क्या करता है? यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए क्या होता है? असेंशियल होता है, यानी आवश्यक होता है। और B1 की अगर डेफिशिएंसी हुई उससे क्या होता है? पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे टिश्यू के फ्लूइड जो होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन था, ये दोनों इसके फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? यूटिलाइजेशन करेगा। अगर ये किसी कमी हुई तो कमी से पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड जो होता है टिश्यू फ्लूइड में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? डेली रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं इसकी तो कितनी होती है? 0.5 mg की मात्रा में पर 100 कैलोरी। अगर 1000 कैलोरी जहाँ तुम ले रहे हो पूरा फूड, वहाँ तुम्हें 1000 कैलोरी का 0.5 mg भाग जो है वो तुम्हें विटामिन B1 लेना ही चाहिए हमेशा डेली फूड के अंदर, समझ गए? ऑफ एनर्जी इंटेक, टोटल एनर्जी इंटेक अगर तुम्हारी 1000 किलो कैलोरी है तो उसमें 0.5 mg की मात्रा में तुम्हें क्या लेना चाहिए? B1 लेना ही चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, थोड़ा ना डेली रिक्वायरमेंट याद रखना। डेफिशिएंसी डिजीज़ सब ने आज तक पढ़ा है कि विटामिन ए से रंधोदी होता है, विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, इतना तो याद रह ही जाएगा, तो बेरी बेरी तो याद रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेरी बेरी कितने प्रकार का होता है? 2 होते हैं, एक तो वेट होता है, एक ड्राई होता है। वेट अगर बेरी बेरी हुआ तो उस व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी, हार्ट से रिलेटेड होगी। अगर ड्राई बेरी बेरी हुआ तो नर्व सिस्टम की डिजीज़ होगी सारी जो होंगी। और एक होता है वर्निक्स एनसिफेलोपैथी, इतना याद रह जाए तो भी सफिशिएंट है, एक डिजीज़ भी याद रहे तो भी काफ़ी है, 2 अगर रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आया B1
सोर्स लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे, रिक्वायरमेंट लिख देंगे और डेफिशिएंसी लिख देंगे। अब आता है कि भाई डेफिशिएंसी हो गई लेकिन एक साथ प्रिवेंशन भी तो करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। प्रिवेंशन करने के लिए अब एक क्या होता है, हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो फूड के बारे में कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए वो नहीं जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सोशली इफेक्ट कैसे होता है न्यूट्रिशन, वो हम पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में हो पाएगा, तो देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है। किसके लिए एजुकेट करना है हमें लोगों को? बैलेंस डाइट के लिए एजुकेट करना है। उनको बताना है कि बैलेंस डाइट जो होती है वो क्या होती है, कितनी कितनी मात्रा में आपको क्या क्या लेना चाहिए। जैसे B1 की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी कि 0.5 mg पर 100 किलो कैलोरी की मात्रा में आपको B1 लेना चाहिए। तो ऐसे जाके लोगों को क्या करना है, उनको एजुकेट करना है। पॉलिस्टराइज यूज को अवॉइड करना है। पॉलिस्टराइज जो होते हैं उनको अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर यूज करें तो उसे स्टॉप करो, और जो सोर्स लिखे हैं उनको खाना, उनका कंजप्शन करना शुरू करो। ठीक है। अब आता है B2 में आता है राइबोफ्लेविन। सोर्स क्या है, सेम लिखने हैं, कोई इतना ज़्यादा याद नहीं होगा, अलग अलग सोर्स सबके सेम चलेंगे। ठीक है। मिल्क है, एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है, सीरियल्स है, पल्सेस है, ये सब करने हैं। मेनली इसका फंक्शन देखते हैं। B2 का जो फंक्शन होता है, कोफैक्टर एंजाइम जो होता है उसका एक कोफैक्टर होता है। पढ़ा होगा आपने, जब अपन नीट की तैयारी कर रहे थे तो पढ़े थे अपन ने ये सब। ठीक है। फिजियोलॉजी में भी आया होगा ये तो, फर्स्ट ईयर में, उसमें थे कोफैक्टर। कोफैक्टर इन मेनी एंजाइम, जो कि क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्लोसाइटिस हो जाता है। ठीक है। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है। ग्लोसाइटिस इन्फेक्ट मतलब आइटिस जहाँ भी लग जाता है वहाँ इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो गले के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ग्लोसाइटिस। ठीक है। एक बार इसे छोड़ो, मैं कल बता दूंगी, ये पूरा बता दूंगी ढंग से एक बार। ठीक है। प्रिवेंशन अगर देखते हैं तो बैलेंस डाइट हमें इसमें यूज करनी है। B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, और एंटी पेलेग्रा विटामिन बोलते हैं। विटामिन B3 जो है ना, इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है D4, ये ज़रूरी होता है। कभी कभी इतना पूछ लेता है विटामिन B3 से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में आएगा तो इसमें जो विटामिन D4 है ना, ये याद रखना थोड़ा सा। इसका सोर्स मीट, फिश, लेग्यूम्स, दालें जो होती हैं वो, मिल्क हो गया। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको सेम चलने दो। फंक्शन अगर देखते हैं तो किसके लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए इंपॉर्टेंट कौन था, B1 था। ठीक है। और इन तीनों के लिए कौन ज़रूरी है, B3 ज़रूरी है। ठीक है। और एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम, इनके नॉर्मल फंक्शन करने के लिए B3 ज़रूरी है। अगर B3 की कमी हुई तो क्या होगा, 4 चीज़ें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले उसे डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा, और डेथ हो जाएगी वो व्यक्ति की। तो ये 4 सिम्टम जो हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डिमेंशिया, भ्रम की स्थिति हो जाएगी उसको, डायरिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, और डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है। अब आता है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन अगर देखते हैं तो B3 के सप्लीमेंट्स लेने हैं और बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट लेंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखते हैं B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। सोर्स वही है, मिल्क है, एग है, फिश है, वूल ग्रेन है, लेग्यूम्स है। फंक्शन अगर देखते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इनका मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके अगर कुछ याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बस एक B1 का याद रख लेना और B3 का याद रख लेना। ठीक है। तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिसऑर्डर देखते हैं तो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस डाइट लेनी है इसके प्रिवेंशन के लिए। अब आता है B12, ये इंपॉर्टेंट है। एक B1 इंपॉर्टेंट है, B3 इंपॉर्टेंट है, और B12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सोर्स अगर देखते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है, मिल्क है, फ्रूट है, सीरियल्स है। वहीं अगर फंक्शन अगर देखते हैं तो अपन ने जब 12th के अंदर पढ़ा था तो DNA का सिंथेसिस पढ़ा था, उसके अंदर विटामिन B12 काम में आता है, पढ़ा होगा। तो DNA का सिंथेसिस किसकी प्रेजेंट में होता है,
विटामिन B12 की प्रेजेंस में होता है। फैटी एसिड जो होता है, माइलिन शीथ जो होती है ना, माइलिन शीथ, उसके अंदर जो फैटी एसिड जो होता है ना, ऊपर ऊपर यहाँ लगे हुए होता है, माइलिन शीथ के अंदर फैटी एसिड जो होता है उसका सिंथेसिस कौन करता है? B12 करता है। तो ये दो इसके क्या हो गए? यूजेस हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना विटामिन B12 को। डिसऑर्डर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसमें विटामिन B12 की कमी होती है, ये तो सबको पता होगा। अगर इसकी कमी हुई तो ये माइलिन शीथ नहीं बनेगी, तो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल लीजन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, जो माइलिन की शीथ है उसके ऊपर फैटी एसिड का जमाव नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, तो सिंथेसिस नहीं होगा तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके जो स्पाइनल वो माइलिन शीथ है उसके अंदर क्या होंगे? लीजन्स बन जाएंगे, छेद बन जाएंगे उसमें, स्पाइनल कॉर्ड की में। ठीक है। प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट का यूज़ करना है हमें। तो विटामिन B12 को थोड़ा याद रखना, B3 को याद रखना, B3 में D4 याद रखना, और एक B1 में याद रखना, क्या उसका बेरी बेरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं B5। ठीक है, याद रहे तो ठीक, वरना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑल फूड्स आ गया। फंक्शन बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनका सिंथेसिस करता है। डिसऑर्डर कर देखते हैं तो कोई आज तक इसका डिसऑर्डर देखा नहीं गया है। B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। सोर्स इसके लीफी वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है, मिल्क है, फ्रूट्स है और सीरियल्स हैं, वही हैं, सेम है, कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। फंक्शन अगर देखते हैं तो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है, और DNA का सिंथेसिस कौन करता है? B12 करता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल इन द बोन मेरो, कौन? B9, क्योंकि इसका नाम ही फॉलिक एसिड है, ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड से रिलेटेड ही आएगा, तो ब्लड सेल का क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, विकसित करेगा, उनको विकास करेगा बोन मेरो के अंदर। अगर इसका डिसऑर्डर हुआ तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें भी था, सेम है, ग्लोसियाइटिस और GIT डिसऑर्डर, डायरिया होगा और इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है। प्रिवेंशन अगर देखते हैं तो बैलेंस डाइट का यूज़ करना है और आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं। अब देखते हैं विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। इसमें ना एक चीज़ याद रखना, विटामिन C जो होता है ना, हमेशा सिट्रस फ्रूट जो होता है ना, सिट्रस फ्रूट जैसे खट्टी खट्टी जी चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टी सब्जियां हो गई या खट्टे फ्रूट्स हो गए, संतरा हो गया, इन सब से मिलता है, ऑरेंज वगैरह हो गए, इन सब से मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा ना इसका सोर्स याद रख लेना। ठीक है। जैसे विटामिन A का हो गया अपने को, क्या है? कैरेट है, और मेनली जो विटामिन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ए वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर रेटिनॉल होता है, वो हैं। और इसके अंदर मेनली याद रखना कि सिट्रस फूड है ज़्यादा। तो सिट्रस फूड में आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, खट्टी सब्जियां और खट्टे फल, ये दोनों आ गया। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप सब में लिख देना। थोड़ा मैं याद करने के तरीके से पढ़ा रही हूँ, इतनी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, मुझे पता है। अब इसका फंक्शन अगर देखते हैं तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं उनका क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। और वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, वेजिटेबल्स जो फूड होते हैं उनका आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? उनसे आयरन वो एब्जॉर्ब कौन करता है? विटामिन C करता है। और करके क्या करेगा? फेरिक आयरन को फेरस आयरन में बदलने से रोकेगा। जो फेरिक आयरन जो होता है ना, उसको फेरस आयरन में बदलने से रोकता है कौन? आयरन का एब्जॉर्प्शन करेगा विटामिन C। तो थोड़ा याद रख लेना विटामिन C। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का देखते हैं तो डिस्कवरी, पढ़, ये तो याद ही रहेगा आपको, सबसे बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। विटामिन A से रंथोदी, विटामिन B से बेरी बेरी, विटामिन C से डिस्कवरी, ये तो याद रहते। ठीक है। स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, गम्स जो होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, गम्स से यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। डिले वुंड हीलिंग, वुंड की हीलिंग डिले होगी, एनीमिया होगा और वीकनेस आएगी। प्रिवेंशन के लिए सिट्रस फूड देते हैं, जैसे फ्रूट्स भी आ गए और वेजिटेबल्स भी आ गए। ठीक है। और यूज़ ऑफ बैलेंस डाइट हो गया। अब आता है विटामिन डी। सबको पता है सूर्य की किरणों के द्वारा हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो सनलाइट क्या है? इसका मेन सोर्स है। तो सोर्स के अंदर ना मेन याद रखना, विटामिन C में क्या है? इसमें है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरोल या फिर कोलेकैल्सीफिरोल बोलते हैं। ये थोड़ा नाम भी याद रखना। ठीक है। सोर्स क्या है? सनलाइट है। 5 मिनट तक, एक दिन में 5 मिनट तक तुम्हें सनलाइट तो लेनी चाहिए। फूड एग, फिश, मिल्क है। फिश लीवर ऑयल है, और जो कि मेन सोर्स माना जाता है किसका? विटामिन डी का। फंक्शन अगर देखते हैं तो ये क्या करते हैं?
कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के थ्रू, उसको प्रमोट करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, इतना ही कर लेना। और जो वो होती है ग्लोमेरुलस जो होती है किडनी के अंदर, उसके अंदर जो ट्यूब्स बनी होती है ना, डीसीटी, डिसेंटिंग, ये सब होती है, कलेक्टिंग, इन सब के अंदर से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट जो होता है उसके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, उसके अवशोषण को इंक्रीज करता है, डीसीटी ये सब जो होती हैं इनके अंदर से। स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन, नॉर्मल मिनरलाइजेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है और बोन के रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, बोन के अंदर से बोन का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब आता है डिसऑर्डर, अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा, रिकेट्स होगा। ठीक है, एक मिनट। रिकेट्स यंग चिल्ड्रंस ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर तक हो सकता है। इसमें क्या होगा, कैल्सिफिकेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, किसके अंदर, ग्रोइंग बोन जो बढ़ रही है ना, जो बोन, उनके अंदर जो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम की जो प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कमी हो जाती है उस चीज़ की। तो उसके अंदर से क्या होगा, कैल्शियम बोन में कम हो जाता है, और अगर बोन में कैल्शियम कम होगा तो व्यक्ति की क्या होगी, बोन के अंदर क्या आएगी, डिफॉर्मिटी आएगी, या तो बोन कर्व्ड हो जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी, या बोन का प्रॉपरली क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा, वो बन नहीं पाएगी, जिससे बच्चा चल नहीं पाएगा, चलने में दिक्कत होगी उसकी, वो बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी, देखते हैं। देखो, ग्रोथ फेल हो जाएगी, बोन डिफॉर्मिटी हो जाएगी, टिटेनी हो जाती है, उसको अंदर कन्वल्जन आते हैं, टिटेनी, कन्वर्जन, ये सब आपने पढ़ लिया होगा पीडिया के अंदर। इसमें बोनी डिफॉर्मिटी जैसे कि कर्व्ड लेग, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे शल्य तंत्र के अंदर, सर्जरी के अंदर नेक्स्ट ईयर। डिफॉर्म्ड पेल्विस, पिजन चेस्ट हो जाता है, और स्कोलियोसिस हो जाता है। कुछ कुछ याद रहे तो ठीक है, जैसे रिकेट्स याद कर लेना बस। माइलस्टोन जो होते हैं बच्चे के अंदर, नेक होल्डिंग आदि जो होते हैं, वॉकिंग करना, टीथ जो समय पे आ रहे हैं वो सब डिले हो जाएंगे, तो वॉकिंग है, टीथ डिले हो जाते हैं, ये सब डिले हो जाते हैं। माइलस्टोन आपने पीडिया में पढ़ लिया है। अब आता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, किसके अंदर, वुमेन के अंदर, प्रेगनेंसी में जो वुमेन होती है उसके अंदर, एंड लैक्टेशन के दौरान जो होता है वुमेन के अंदर ये होता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, विटामिन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है, विटामिन डी की, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। लॉन्ग बोन में क्या मिलेगा, डीमिनरलाइजेशन होने से बोन जो होती है वो कर्व्ड हो जाती है, उसके अंदर से क्या होगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो बोन क्या हो जाएगी, डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, उसके अंदर मिनरल्स की क्या होती है, कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके अंदर की बोन जो होती है वो कर्व्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन, रेगुलर एक्सपोजर ऑफ सनशाइन। ठीक है, विटामिन डी फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, एग्जाम्पल मिल्क देना है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट देना है। विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है मिल्क। ठीक है, अब आता है विटामिन ई, टोकोफिरोल। सोर्स क्या है इसका, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, एग है, एग का जो योक होता है येलो येलो वो है, बटर है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अपने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था, तो सेचुरेटेड पढ़ा था, एक अनसेचुरेटेड पढ़ा था। इसमें तो अपने कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल पढ़े थे, और इसमें अपने पूफा मूफा पढ़े थे, पूफा और एक मूफा पढ़े थे। तो ये जो होता है वो अनसेचुरेटेड जो एसिड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाइडली यूज एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अभी जो है इसकी डिजीज़ जो है वो नॉट नॉन है, पता नहीं चलिए। अब आता है विटामिन के। एक तो ना सोर्स होते हैं, एक तो K1 का है, एक K2 का सोर्स है। विटामिन K1 एक K2, स्पेशली जो होता है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में और काउ मिल्क में होता है। सिंथेसिस K2 जो होता है वो किसके द्वारा सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज्ड बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा K2 क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और K1 जो होगा वो इनके द्वारा हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, जिसके द्वारा ब्लड की क्लोटिंग होती है और ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है।
ठीक है। डिसऑर्डर अगर देखते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन के क्या होता है सब पढ़ते आ रहे हैं। डिसऑर्डर अगर देखते हैं तो क्या होगा, इसकी कमी होगी तो सीधी सी बात है ब्लीडिंग होगी। कहाँ कहाँ से होगी, एपिस्टेक्सिस नाक के द्वारा होगी, गम मसूड़ों के द्वारा होगी, जीआईटी ट्रैक में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम आफ्टर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के कम है तो क्लॉटिंग जो होगी वो क्या होगी, देर से होगी। तो क्लॉटिंग टाइम जो होता है, सीटीवीटी पढ़ा होगा ना, वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा, ठीक है, प्रिवेंशन क्या करेंगे, यूज़ ऑफ विटामिन के करेंगे। ये थे विटामिन आपके कंप्लीट हुए। अब पढ़ते हैं मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड होते हैं मिनरल्स भी, 3 ग्रुप होते हैं। एक तो मेजर होता है, एक ट्रेस होता है, एलिमेंट होता है, एक ट्रेस कॉन्टामिनेटेड विथ अननोन फंक्शन, 3 होते हैं। तो मेजर जो होते हैं ना मिनरल्स, उसमें तो आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये आते हैं। वहीं ट्रेस के अंदर आयरन आता है, आयोडीन आता है, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब आते हैं। और अगर ट्रेस कॉन्टामिनेटेड विथ अननोन फंक्शन अगर देखते हैं, जिसका फंक्शन हमें अभी ज्ञात नहीं है और ट्रेस अमाउंट में जिसकी हमारे बॉडी के अंदर नीड होती है, वो होता है लेड, मरकरी, एल्ब्यूमिन और बोरॉन। ठीक है, इनकी होती है। तो इस तरह से 3 ग्रुप होते हैं मिनरल्स के। तो ये था विटामिन और मिनरल्स। तो आपके बायोमोलिक्यूल्स मेजर और माइनर कंप्लीट हुए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक ही बात है, कंप्लीट हुए। अब आता है आदर्श फूड, यानी कि आइडियल फूड कौन सा होता है। आयुर्वेद में आदर्श भोजन के लिए अब आदर्श भोजन वो होता है जिसके अंदर आप इन सब का क्या करते हैं, पालन करते हैं, वो आदर्श भोजन होता है। ठीक है, तो किस किस का, भोजन से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया, उनका नित्य प्रयोग किया जाने वाला आहार, मैंने एक बोला था नित्य आहार किया जा सकता है, एक तो जो हितकर है, और एक नित्य आहार नहीं करना चाहिए, जैसे वल्लूर था, सूखा साग था, इनका नित्य अभ्यास नहीं करना चाहिए हमें। रक्तशाली, सृष्टिशाली था, इनका हमें अभ्यास करना चाहिए। हमने पढ़ा था नित्य अभ्यास किए जाने वाले आहार, उनका वर्णन है। भोजन की मात्रा का वर्णन है, जिसके अंदर द्वादश प्रविचारणाएं पढ़ी थी हमने, आहार विधि विधान पढ़े थे, आहार विधि विधान भी पढ़े थे, आहार विधि विशेष आयतन भी पढ़े थे। इन सब का वर्णन जिसके अंदर है वो आदर्श भोजन है। ठीक है, चावल जो होते हैं आदर्श भोजन के रूप में कितना लेना चाहिए, 1 प्रति 640 mg की ग्राम की मात्रा में हमें लेना चाहिए। ये हम पढ़ के आ चुके हैं बैलेंस डाइट में। ठीक है, दाल चावल की चौथाई भाग लेनी चाहिए। नमक दाल का भी 1/16 यानी कि 5 से 10 ग्राम। ठीक है, वसा 1/16 यानी कि 40 ग्राम की मात्रा में हमें लेनी चाहिए। दही यानी दही जो है 1/2 यानी कि 320 ग्राम की मात्रा में। और वहीं हरी सब्जियां जो होती है वो 10 पल यानी 480 ग्राम की मात्रा में लीजिए। आप ये 3 का नाम याद कर लेना, चावल, दाल और नमक का। ये तो 3 बार आ चुके हैं, 3rd टाइम आए हैं आज, ये 3 सफिशिएंट है। ठीक है, अब देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अभी तक तो एग्ज़ाम में आया नहीं है, ये साइंस के क्वेश्चन दोनों से ही नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन आप छोड़ के मत जाना, थोड़ा देख के ही जाना इनको। और इनमें मैंने बता दिया 3 का याद करना है आपको, 3 याद कर ही लेना, 5 से 10 ग्राम कर देना नमक को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर एक तो ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर, कि कुछ फूड जो हमें होता है वो एनिमल से प्राप्त होता है, तो कुछ हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं यानी वेजिटेबल्स। तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन और वेजिटेबल, यानी कि जो हमें ग्रीनी वेजिटेबल्स वगैरह प्राप्त होती है वो हैं। एनिमल्स जिसमें दूध, दही, फिश आदि जो प्राप्त होते हैं वो आते हैं। एक होता है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। केमिकल कंपोजिशन समझ रहे हो, प्रोटीन किस किस के द्वारा बनी थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, इनके द्वारा बनी थी। तो ये केमिकल कंपोजिशन के द्वारा, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और मिनरल्स है, ये भी एक तरह से केमिकल कंपोजिशन वाला क्या है, फूड है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोमिनेंट फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो डोमिनेंट फंक्शन करता है उसके आधार पर फूड क्या है। एक तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं यानी शरीर को बनाते हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, फिश है और एग है, एक तो वो फूड होता है। एक फूड वो होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर शुगर्स है, रूट्स आती हैं। ठीक है, कंद जो देखते हैं हम,
ट्यूबर्स हैं, सीरियल्स हैं, ऑयल्स आते हैं। एक होता है जो प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स आते हैं, मिल्क आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। एक दो याद कर लेना आप इनमें एग्जाम्पल जो हैं। क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसके द्वारा क्लासिफिकेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू किसके अंदर ज़्यादा है, न्यूट्रिशन की वैल्यू के आधार पर, उसके लेवल के आधार पर देखते हैं तो सीरियल्स एंड मिलेट्स यानी कि बाजरे के आधार पर, ठीक है। एनिमल फूड देखते हैं, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, फैट और ऑयल है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लासिफिकेशन बाय रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या होती है, एक तो माइक्रो है, एक मैक्रो है। अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो मैक्रो के अंदर तो 3 आते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और बाकी विटामिन और मिनरल्स माइक्रो में आते हैं, पढ़ चुके हैं हम। अब आती है डिफरेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट क्या है, यानी कि मेल के अंदर कितनी खानी चाहिए मात्रा, फीमेल को कितनी मात्रा लेनी चाहिए, बच्चों को किस चीज़ की कितनी मात्रा लेनी चाहिए वो। तो बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के आधार पर, जैसे फीमेल, मेल एंड चिल्ड्रन के आधार पर बैलेंस डाइट का रेशियो क्या रहता है वो देखेंगे हम। तो एक दो याद कर लेना यहाँ से, ज़्यादा याद नहीं हो पाए तो आपको। जैसे अगर देखते हैं तो इसमें लिखा है सीरियल्स, सीरियल्स की मात्रा जो होती है ग्राम के अंदर 460 ग्राम होती है, किसके लिए, मेन के लिए। वुमेन के लिए वही मात्रा 410 ग्राम होती है और बच्चों के लिए 175 mg होती है। पल्सेस की मात्रा जो होती है वो होती है 40 ग्राम, और वुमेन के लिए भी सेम है 40 ग्राम, और वहीं चिल्ड्रंस के लिए होती है 35, 40-40-35। लीफी वेजिटेबल्स 40 ग्राम मेल को चाहिए, वुमेन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए 100 ग्राम, और बच्चों को 40 ग्राम की मात्रा में चाहिए। जितना मेन को चाहिए, आदमी को चाहिए उतना बच्चों को चाहिए, जितना पुरुष को उतना बच्चों को। मिल्क 150 ग्राम की मात्रा में मेन को चाहिए, वुमेन को 100 ग्राम चाहिए, और 300 ग्राम किसको चाहिए, बच्चों को चाहिए। ऑयल और फैट 40 ग्राम की मात्रा में, ये 20 है और ये है 15 ग्राम की मात्रा में। 3 या 4 याद रख सको जितना रख लेना, ठीक है। वहीं अगर देखते हैं ना हम, तो प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम में, ग्राम पर डे के हिसाब से मेन के लिए प्रोटीन की मात्रा होती है 60 ग्राम, ठीक है। वुमेन के लिए वही होती है कितनी, 50 ग्राम, ये प्रोटीन था। फैट की मात्रा देखते हैं तो मेन के लिए होती है 20, वुमेन के लिए भी अप्रोक्सीमेट 20-30 के आसपास होती है, ठीक है। वुमेन के अंदर अलग अलग वर्क चीज़ें बताई गई है कि लैक्टेशन के दौरान फैट कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कितना फैट होना चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। वो ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं सबके अकॉर्डिंग बताने लगी कि लैक्टेशन मदर में प्रोटीन कितना लेना चाहिए, लैक्टेशन मदर में और प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई हैवी वर्क कर रहा है, और लैक्टेशन के अंदर अभी एक तो 0 से 6 मंथ है, एक 6 से 12 मंथ है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, याद नहीं रह पाएगा आपको, ठीक है। ये इतना ही करते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, कभी नहीं आया है। देखते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल जो है ना वो सोशल एस्पेक्ट के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे हमारे पोषण का सामाजिक पक्ष क्या होता है, जैसे एक तो न्यूट्रिशन का लेवल कैसे बदलता है, एक बार के जनरल बात करते हैं। एक तो कंडीशनरिंग इन्फ्लुएंस है, जैसे है अपन हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना, और जो गरीब होते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं बच्चे, उनके अंदर न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है ना खाने के अंदर, वो बहुत कम रहता है, और उनको प्रोवाइड अमाउंट में एक तो प्रोवाइड नहीं होता खाना, तो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो न्यूट्रिशन वैसे कम हो जाएगा। एक वो पुअर हाइजीन रखते हैं, पुअर एनवायरनमेंट कंडीशन होती है, एक वो इतना अफर्ट नहीं कर सकते, मतलब इतना ला ही नहीं सकते खाना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उनका न्यूट्रिशनल लेवल अपने आप कम हो गया। एक होता है कल्चरल के हिसाब से कि भाई हम तो हिंदू हैं, हम तो फिश नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो ये कल्चरल के हिसाब से भी क्या होता है, न्यूट्रिशन तो इफेक्ट हुआ ना, कि जैसे है एग है उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उनका कल्चरल बीच में आ जाता है, ठीक है। और रिलीजन के आधार पर भी हो गया, हिंदू के द्वारा जो मीट फिश वगैरह नहीं खाई जाती हैं वो हो गया। किसी व्यक्ति को तो मतलब बैंगन पसंद नहीं है, मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है ऐसे बोल देते हैं, मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे टिंडे पसंद नहीं है, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। तो इसके आधार पर जो इनमें न्यूट्रिशन था, जैसे भिंडी में जितना न्यूट्रिशन था जितना टिंडे में था वो कम हो गया ना, तो इसके आधार पर क्या हुआ, न्यूट्रिशन का लेवल तो इफेक्ट हुआ, कैसे भी हुआ लेकिन हुआ ना। तो
तो वो है। एक होता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कोई व्यक्ति है वो गरीब है तो वो इतना ला ही नहीं सकता, तो वो कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को, वो हो गया। एक है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक ही नहीं है लोग कि हमें कितनी मात्रा में क्या क्या लेना चाहिए और कितना न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन आएगा, बच्चों के अंदर भी माल न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है। और एक है फूड का प्रोडक्शन ही प्रॉपर मात्रा में नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, और फूड का अगर प्रोडक्शन तो है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, कोई ज़्यादा खा के किसी बच्चे को मिला ही नहीं है। ये जो होते हैं वो ज़्यादा जिन पेरेंट्स के ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे 10-10 11-11 बच्चे होते हैं, उनमें से किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो जो नहीं मिलता वो माल न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है। जैसे हैं हेल्थ एंड अदर सर्विस है, उनके पोषण का वितरण नहीं है, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन का लेवल इफेक्टेड होता है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन का लेवल। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है वापस ज्वाइन करना है आपको। ठीक है। अब देखते हैं कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस के आधार पर न्यूट्रिशन का लेवल हमारे सोशली एक्सपेक्ट पर कैसे इफेक्ट करता है। पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, क्योंकि पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें हाइजीन का बिल्कुल भी सवाल ही नहीं है कि वो ढंग से मतलब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट की कंडीशन पुअर है, तो उससे क्या होगा, बच्चों में डायरिया होगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे ना, बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और न्यूट्रिशन के लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन के लेवल